दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके YouTube चैनल में कैर एग्जाम। मैं आपके साथ विनय त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे घटना चक्र के सीरीज के नेक्स्ट सीरीज जो कि सीरीज नंबर 7 है। और आज हम कंप्लीट करेंगे 3 चैप्टर। पहला राष्ट्र प्रतीक, दूसरा संघ और राज्य क्षेत्र और तीसरा नागरिकता। इन तीनों चैप्टर को हम एक वीडियो में आज कंप्लीट करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। तो चलिए बिना देर किए हम पहले अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और जुड़ना ना भूलिए टेलीग्राम से हमारे। तो चलिए पहले अपने नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। नोट्स में भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय जो झंडे के रंग होंगे और उसके जो मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्ण द्वारा संविधान सभा में किया गया था। डॉक्टर एस राधाकृष्ण ने स्पष्ट किया जो भगवा या केसरिया रंग है वो त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे झंडे के मध्य में सफ़ेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। हरा रंग की मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है जिन सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। ठीक है। सफ़ेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज का प्रतीक है। चक्र क्या है? प्रगति का एक प्रतीक है। जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है। ठीक है। कितने रंग में? 3 रंगों में। और इसकी जो ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2 में। सबसे ऊपरी पट्टी में गहरा केसरिया रंग यानी कि साहस का प्रदर्शन है और बीच में सफ़ेद श्वेत यानी कि शांति और सच्चाई का प्रदर्शन है। और सबसे नीचे अगर बात की जाए तो सबसे नीचे हरी पट्टी यानी उर्वरता तथा समृद्धि का प्रदर्शन है। ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। यह न्याय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो न्याय का प्रतीक है। याद रखिएगा कौन सा चीज़? तो ध्वज के बीच की जो पट्टी की नीली चक्र है ना, जो 24 तीलियां हैं, वो न्याय का प्रतीक है। अच्छा, ये बनाया किसने ये राष्ट्रीय ध्वज? तो पिंगली वेंकैया ने। किसने बनाया? तो पिंगली वेंकैया ने। और संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया। और भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? तो भारत सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके गायन की जो अवधि है ना, वो 52 सेकंड है। कितने सेकंड है? तो 52 सेकंड है। और यह 27 पहली बार इसको कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है। अगर कहाँ से लिया गया था? तो गीतांजलि से लिया गया है। ठीक है। अब वंदे मातरम वर्ष 1950 में भारत का राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया। राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया। इसे सर्वप्रथम अगर गाया गया था, पहली बार गाया गया था तो 1896 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर संवत पर पहली बार आधारित क्या है? कब इसको अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र माह में इसकी शुरुआत होती है और अंतिम माह फागुन होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर से साथ अपनाया गया है। समांतर चैत्र माह की शुरुआत 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च को होती है। याद रखिएगा लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। गंगा की डॉल्फिन, इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटेनिस्टा कैंकिटिका को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में क्या इसे किया गया है? स्वीकार किया गया है। और भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेटस, जो भारत के राष्ट्रीय पक्षी है। अगर बाघ का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो पेंथ्रा टाइग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया।
भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, गांधी जयंती 2 अक्टूबर राष्ट्रीय दिवस के स्वरूप में घोषित किया गया। धातत्व यह है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल और हम बात करेंगे बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में हालांकि कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, बट ऐसा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने प्रश्न कोश की तरफ। ये पहला चैप्टर था आपका। ठीक है, और आपको पहले भी बता दिया गया कि आज 3 चैप्टर क्लियर किए जाएंगे। राष्ट्रीय प्रतीक, भारत के राज्य के संघ और तीसरा नागरिकता। तो हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपने राष्ट्र प्रतीक के। किस वर्ष में जनगण मनगण को भारत के राष्ट्रगान के स्वरूप में अपनाया गया था? तो याद रखिएगा कब, 1950 को। किस तारीख को? 1950 को कब अपनाया गया था? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा जनगण मनगण पूरी तरह अपनाया गया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन तो आपको पता ही है 52 सेकेंड है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंकित किया गया था? पहला 15 अगस्त 1948, दूसरा 2 अक्टूबर 1947, तीसरा 26 जनवरी 1948 और डी 26 जनवरी 1950। तो राइट आंसर 26 जनवरी 1950 को अंकित किया गया था। ठीक है, और यह सारनाथ वाराणसी में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष अंकित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो याद रखिएगा भारत का संविधान सभा राष्ट्रीय ध्वज को तो 22 जुलाई 1947 को कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। राइट आंसर ए। ठीक है, भारतीय संविधान में अपने चौथे अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन है याद रखिएगा? चौथे अधिवेशन में 14 जुलाई 1947 से लेके 31 जुलाई 1947 में, और इसी बीच में आपको 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियां हैं तथा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 3:2 है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। भारत में कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। A1, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपना, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका, राष्ट्रीय ध्वज के बीच की चक्र 21 तीलियां, जो कि बिल्कुल गलत है, 24 तीलियां। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई 3:4 बिल्कुल नहीं है, 3:2, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। केवल एक ही सही है। भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप किस दिन स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय पशु कौन है? तो राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है, और इसे अगर वैज्ञानिक नाम क्या दिया गया तो पैंथेरा टाइग्रिस दिया गया। 1973 में बाघ परियोजना भी इसकी शुरुआत की गई, क्योंकि इसकी बाघों की घटती संख्या को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो राष्ट्रीय पुष्प आपका क्या है? कमल है, और इसे अगर वैज्ञानिक नाम क्या इसे दिया गया है? तो वैज्ञानिक नाम नेलेम्बो न्यूस्फेरा। ठीक है, यानी कि आपका राइट आंसर बी है। भारतीय राष्ट्रीय पक्षी का नाम, तो भारतीय राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है, और इसको वैज्ञानिक नाम पाओकेस्ट्रिस दिया गया है। और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय फल आम है, और राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, जो सारनाथ से स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का प्रतीक क्या है? तो न्याय का प्रतीक है। ठीक है, और हम नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में आरों की कुल संख्या, यानी कि तिलियों की संख्या, तो 24 है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, और राष्ट्रीय पंचांग 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो यानी कि ये ना तो ए सही है, ना तो 1 सही है, ना तो सेकंड सही है। इसका राइट आंसर आपका होगा कि शक सावंत है, और यह अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च को क्या बोला जाता है? चैत्र का पहला से, और 21 मार्च को भी अधिवर्ष पड़ता है तब। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। ये आपका चैप्टर खत्म। अब नेक्स्ट चैप्टर राज्य एवं संघ क्षेत्र, उसके नोट्स बात करेंगे। ठीक है, यह दूसरा चैप्टर है आपका। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के 2 स्वतंत्र एवं पृथक वाले प्रभुत्व वाले देश भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया। देशी रियासतों के समस्त 3 विकल्प प्रस्तुत किए गए। पहला, भारत में शामिल हो जाओ, दूसरा पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या स्वतंत्र रहो। यह 3 विकल्प प्रस्तुत किए गए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। ठीक है, अब भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थीं, जिनमें से 549 भारत में शामिल हो गई, जबकि शेष 3 हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, यह भारत में शामिल होने से कह दिया कि नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। तो कालांतर में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा
और चूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय में शामिल किया गया। ठीक है। और संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों के क्षेत्र को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। भाग क में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। कौन राज्य थे? जहां पे गवर्नर का शासन था। ठीक है। और भाग ख में वे राज्य थे जो विधानमंडल के साथ शाही शासन था। और भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था। और भाग ख में अकेले अंडमान निकोबार द्वीप का मतलब मतलब घड़ी में क्या था? अंडमान निकोबार था। तो ठीक है, चौथा में ये था। अब बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में आपका ये बात कही गई। अनुच्छेद 2 में भारतीय संघ नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का संसद की शक्ति। संसद साधारण बहुमत में नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्यों बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। यह संसद को अधिकार है। और इस हेतु संविधान संशोधन किसके तहत? 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। वर्तमान भारतीय संघ में 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश। संसद संविधान में संशोधन करके किसी भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 को पेश की। आयोग ने राज्य का पुनर्गठन भाषाई आधार पर क्या किया? भाषाई आधार की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया। कब? प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की। दिसंबर 1948 को कांग्रेस द्वारा एस के धर कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करने हेतु JVP समिति का गठन किया। और इसमें कौन कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारामैया शामिल थे। अब अप्रैल 1949 में प्रस्तुत होता है रिपोर्ट और समिति ने अपने औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हालांकि पोट्टी श्रीरामुलु की 56 दिन की भूख हड़ताल से उनकी मृत्यु हो जाने के कारण अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का राज्य का गठन करना पड़ा। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर क्या गठित होने वाला देश का पहला राज्य बना। स्वतंत्रता के पश्चात फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन, किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ 1953 में। और इस आयोग के 2 अन्य सदस्य थे, KM पनिकर एवं HN कुंजरू। और इसी आयोग की कुछ अनुशंसाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू किया गया। ठीक है। नए राज्यों का गठन, पहला आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953, गुजरात 1 मई 1960, नागालैंड 1 दिसंबर 1963। ठीक है। और हरियाणा 1 नवंबर 1960, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। क्वेश्चन नंबर 6। मेघालय 21 जनवरी 19 MMT याद रखिएगा। मेघालय 21 जनवरी, मणिपुर 21 जनवरी, त्रिपुरा 21 जनवरी। ठीक है। अब इन किन किन संशोधनों के बारे साथ हुआ था ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो हम अब डिटेल में बात करेंगे। देश का 15वां राज्य गुजरात 1960 में बनाया गया, जिसको बॉम्बे से सेपरेट किया गया। किससे सेपरेट किया गया था? बॉम्बे से। ठीक है। 1 मई 1960 को। ठीक है। अब बात करेंगे 16वां राज्य नागालैंड 63 में, 1 दिसंबर 1963 में, यानी कि नागालैंड राज्य अधिनियम के तहत। हरियाणा 1966 यानी कि 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य अधिनियम के तहत इसे अलग से बनाया गया। हिमाचल प्रदेश 1970, 71 हिमाचल राज्य अधिनियम। मेघालय को 23वें संविधान संशोधन 1969। ठीक है। और इसे पूर्ण रूप से गठन कब किया गया? तो 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर को 1972 के ही तहत किया गया था। ठीक है। और हम बात करेंगे 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को किया गया था 1975 में। त्रिपुरा को आपका 1975 में उत्तर पूर्व अधिनियम के तहत। अब अरुणाचल प्रदेश को 1986 अरुणाचल प्रदेश अधिनियम को, गोवा को 1987 गोवा और दमन तथा दीप अधिनियम के तहत, छत्तीसगढ़ को
छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 84वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे क्या किया गया था, आपका लागू किया गया था 20 फरवरी 1987, ये 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को और 15 नवंबर 2000 को यह 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे गठन किया गया था। तेलंगाना 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य अधिनियम के तहत। इस समय कौन विधेयक था, तो वीएन कृष्णा कमेटी के साधारण विधेयक भेजा गया संसद में। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे अपने प्रश्न उल्लेख पे। भारत में संविधान हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से जाना जाता है, तो आपको भी पता है भारत तथा इंडिया, दो नामों से जाना जाता है, भारत तथा इंडिया। ठीक है, अब बात करेंगे भारतीय संविधान में प्रथम अनुच्छेद द्वारा भारत क्या है, तो भारत क्या है, राज्यों का यूनियन। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5। तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 3 के तहत यह अधिकार है कि कोई भी संसद को अधिकार है कोई भी नए राज्य उसके सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। नए राज्य का गठन की शक्ति निहित किस में है, तो संसद में। किस में निहित है, संसद में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, तो संसद को। क्वेश्चन नंबर 6, एक राज्य को संघ सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है, तो संसद को, लोकसभा को, राजनीतिक दलों को, केंद्र सरकार को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो संसद को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संघ अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है, तो भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो राइट आंसर क्या होगा, संसद को यह अधिकार है किसी राज्य को मिलाने का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। बी, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। सी, इस प्रकार की विधि के अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। ठीक है, कुछ और डी, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद तब पुनर्स्थापित क्या करेगा, पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है कि जब तक उसे राज्य के विधानमंडल का निर्दिष्ट नहीं किया गया है जिसके क्षेत्र में सीमाओं के नाम का प्रभाव पड़े। तो आपका राइट आंसर 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन समझा जाएगा। ठीक है, इस विधि के तहत। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किसका बहुमत, कैसा बहुमत होना चाहिए, तो कैसा बहुमत होना चाहिए, तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा, ए, यानी कि साधारण बहुमत होना चाहिए। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, तो संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर आपका संसद के साधारण बहुमत द्वारा किसी भी भारत के नए राज्य सृजित करने के लिए विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। भारत संघ नहीं है, किसी भी राज्य, क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर डी, ए गलत है किंतु आर सही है। संविधान अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन हेतु राज्य के विधानमंडलों का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परंतु यह तहत अपेक्षित है, किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं है, अतः संसद बिना राज्यों की सहमति के भी ऐसा कर सकती है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता किसकी होती है, तो राज्य की नहीं होती है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कौन से एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, तो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य को क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन, किसी राज्य संघ राज्य क्षेत्र को शामिल कर सकते हैं, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
भारतीय संविधान अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्यों का निर्माण करने अथवा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया, राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को कानून द्वारा संभव नहीं है? तो नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश। तो अनुच्छेद 3 के तहत क्या नहीं है? तो नए राज्यों का प्रवेश, यह अनुच्छेद 3 के तहत नहीं है। अनुच्छेद किसके तहत है? तो अनुच्छेद आपका यह 2 के तहत है। ठीक है, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्र सीमाओं के नामों परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद निहित है, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है, अनुच्छेद 2 के तहत। और क्वेश्चन नंबर 15, निम्न से कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है। एस के धर आयोग ने राज्य के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा वरीयता दी, बिल्कुल सही। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पटेल सीतारामन अध्यक्ष के कांग्रेस कमेटी राज्यों का पुनर्गठन में भाषाई आधार पक्ष में नहीं थे। तो आपका राइट आंसर तीनों सही हैं, जैसा कि आपको नोट्स में यह बता दिया गया था। ठीक है, अब बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में। संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट शब्द अर्थ है संघ राज्य समझौते का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ में विलय होने का अधिकार नहीं है। एस के धर आयोग 1948 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधाओं को वरीयता दी। वर्ष 1948 में गठित पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पटाभी सीतारमैया की कमेटी यानी कि जेवी कमेटी ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में राज्य के पुनर्गठन भाषाई आधार को अस्वीकृत कर दिया। लेकिन बाद में आपको पता है कि श्री राममल्लू पोट्टई, जिन्होंने 56 दिन का उपवास किया जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद भाषाई आधार पर गठन हुआ सबसे पहले आंध्र प्रदेश। ठीक है, 1953 में। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में संदर्भ निम्न से कौन सी कथन सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों का संघ अलग होने का अधिकार नहीं, बिल्कुल सही। अलग होने की मात्र वकालत करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो आपका राइट आंसर सिर्फ ए होगा क्योंकि अलग नहीं हो सकता, बाकी ऐसा दूसरा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 14 राज्य 6 संघ बनाए। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम कितने राज्य को संघीय राज्य बनाए? 1956 के तहत कितने संघ और कितने राज्य बनाए? तो टोटल होंगे 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र होंगे। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो कितने राज्य और कितने संघीय प्रदेश हैं? तो वर्तमान की बात की जाए तो 28 राज्य, 7 संघीय, इनमें से कोई नहीं है, लेकिन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, 28 स्टेट, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो अगर देखा जाए तो 29, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 28 है। ठीक है, और भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो टोटल अभी 8 हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं तो 8 है। निम्नलिखित में से कौन राज्य संघ क्षेत्र नहीं है? तो गोवा राज्य संघ क्षेत्र नहीं है, गोवा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। भारतीय संविधान पहली अनुसूची राज्यों का संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। इन अनुसूची में गोवा राज्य के अंतर्गत राज्यों के अंतर्गत, जबकि शेष विकल्प राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत समझे। क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया? तो इसका आयोग ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद नाम अभी तक नहीं बदला गया, लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अगले 10 वर्ष से अनधिक अवधि तक हैदराबाद के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बने रहने का प्रावधान है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत किया गया है, और इस अवधि के बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होनी थी। वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत 3 राजधानी, अमरावती जो कि विधायकी राजधानी होगी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल न्यायिक राजधानी का प्रावधान किया गया। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास, ठीक है, चेन्नई पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है। अब क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली है क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एवरीवन नो दैट। क्वेश्चन नंबर 25, किस संविधान संशोधन ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का? तो 59वें संविधान संशोधन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
59वें संविधान संशोधन 1951 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा का मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान अनुच्छेद 239 क के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर को दर्जा दिया गया। 26 भारत के संविधान अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के विनियम बनाने राष्ट्रपति की शक्ति संबंधों में निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा युग्म सही है? तो डी है 240 फर्स्ट ग पांडुचेरी। ठीक है, प्रश्न के दौरान यह स्थिति है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमित बनाने के राष्ट्रपति की शक्ति अनुसार राष्ट्रपति 240 फर्स्ट क अंडमान निकोबार द्वीप 240 ख लक्षद्वीप 240 ग दादर एवं नागर हवेली 240 फर्स्ट घ दमन और दीप और 240 अंग पांडुचेरी संघ राष्ट्र शांति प्रगति और सुशासन के लिए विनियमन बना सकेगा। प्रश्न विकल्प डी है अनुच्छेद 240 घ पांडुचेरी दिया गया, जो गलत है। वर्तमान में दादर नागर हवेली थी और दमन और दीप है। ठीक है, 2019 द्वारा अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 240 ग के तहत दादर एवं नागर हवेली और दमन और दीप को स्थापित किया गया और जबकि अनुच्छेद 240 ग को विलोपित कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? ए, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, सही है। दीव खंबात की खाड़ी गल्फ ऑफ खंबात में एक टापू है। दमन और दीप को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन गोवा में अलग किया गया, गलत है। दादर एवं नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी उपनिवेशों के शासन के अंतर्गत थी, तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, सिक्किम भारत का एक राज्य बना किस संशोधन के तहत? तो याद रखिएगा 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। कब बना? 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का एक राज्य बना। क्वेश्चन नंबर 1974 में इसका हुआ था संशोधन, संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। 36वें संविधान संशोधन 1955 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा, पहले मतलब अधिराज्य बनाया गया था, संयुक्त राज्य बनाया गया था, बाद में 36वें संविधान संशोधन के तहत इसे 22वां राज्य पूर्ण दर्जा मिला। 29, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम का विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो याद रखिएगा 36वें संविधान मतलब पूर्ण राज्य के रूप में 36वें, और अगर सह राज्य पूछे तो 35वें संविधान संशोधन। बिहार को काटकर एक पृथक वंचल राज्य बनाने का संभव, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है ना, राज्य विधानसभा के कानून प्राप्त करके राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके संवैधानिक उपचारों को प्राप्त करके, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वांचल राज्य बनाना का संसद के प्रावधानों की संबद्ध नहीं है, तो यानी कि डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें व्यवस्थित कीजिए। तो पहला गोवा, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा। तो सबसे पहले गोवा 30 मई 1987 को गठन हुआ था, तेलंगाना 2 जून 2014, झारखंड 15 नवंबर 2000 और हरियाणा 1 नवंबर 1966। यानी कि इसके तहत हम बोल सकते हैं कि आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखिए आपका एक्सप्लेनेशन में भी सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार, ठीक है, बताइए कि किसका प्रयोग किया गया है? छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, सिक्किम। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो बी होगा, यानी कि 4 2 1 3, 4 2 1 3, ये आपका राइट आंसर बी है। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953, राजस्थान 1 नवंबर 1956, महाराष्ट्र 1 मई 1960, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, 1 नवंबर 1966, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय 21 जनवरी 1972, सिक्किम 16 मई 1975, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, उत्तराखंड, झारखंड 15 नवंबर उत्तराखंड। किसके संशोधन के तहत ये हुआ था? तो आपको भी पता है, जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था। ठीक है, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के सही कल्याण कुमार बताइए। ठीक है, तो आपका क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 33 का,
तो बी होगा नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 34। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया, कब आया छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में? तो कब आया था? तो 1 नवंबर 2000 को, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। उत्तराखंड राज्य स्थापना कब हुई थी? तो आपको पहले भी बता दिया गया कि 2000 में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। वर्ष राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, इन्हें उनके गठन के आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हम क्या इसका इस्तेमाल करेंगे? यानी कि थर्ड आपका नागालैंड, फर्स्ट हरियाणा, ठीक है, और फोर्थ मेघालय, सिक्किम। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से राज्यों के बनाने के सही पहचान कीजिए। तो क्या होगा इसमें सही पहचान? इसका क्या होगा? तो आपका पहला आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और सिक्किम। तो आपका सही होगा इसमें आंध्र प्रदेश, ठीक है, और उसके बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और इसके बाद लास्ट वन सिक्किम। तो आपका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न से राज्यों का निर्माण का सही क्रम में लिखिए। तो इसका सही क्रम क्या होगा? तो नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं हम। ठीक है, अब हम बात करेंगे 39। निम्नलिखित राज्यों में निर्माण का सही अवरोही क्रम में लिखें, डिसेंडिंग में लिखें। तो हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए कि सूचियों के दिए गए कूट में सही उत्तर कीजिए। ठीक है, तो ए नागालैंड, तो नागालैंड का 1963 अस्तित्व में आने का वर्ष, झारखंड 2000, तेलंगाना 2014 और सिक्किम 1975। तो इस तरह आप बोल सकते हैं, और इसमें आयोग ने इसका शायद उत्तर नहीं दिया है। तो ठीक है ना, आपको बता दिया गया। अब भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताया गया था 1953 में हुई थी, बट इसमें आयोग ने आंसर नहीं दिया गया है। 30 सितंबर 1955 को सौंपी गई। और आयोग कौन था? तो अध्यक्ष उसके थे फजल अली थे, और 2 अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर। अतः प्रश्न उत्तर इसमें विकल्प में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44। भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 में, 1956 में। ठीक है, भाषाई आधार पर देखा जाए पुनर्गठन, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया था। और भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन 1953 में हुआ था। ठीक है, राज्य का पुनर्गठन 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो 1953 में हुआ था। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का। ठीक है, अब हम बात करेंगे 46। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था? तो आपका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया कब? 1953 में। क्वेश्चन नंबर 48। भारत राज्य पुनर्गठन आयोग संस्तुति आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी में दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया? तो बिहार को। कब नहीं किया गया? बिहार में नहीं ऐसा दिया गया। ठीक है, अब तक कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया। इसमें से 8 राज्य पूर्वोत्तर भारत में, जबकि 3 हिमालयी क्षेत्र में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। पूर्वोत्तर 8 राज्यों में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम शामिल है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र में 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। ऑप्शन बी, 1948 में कांग्रेस के भाषाई आधार प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। तो ए बी क्या है? दोनों सही हैं। ए बी यानी कि ऑप्शन डी आंसर इज अ राइट आंसर।
अब इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन वर्ष 1920 में नागपुर में वी.आर. राघवाचारी अध्यक्षता में हुई। इस अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। भारत की आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में संविधान सभा ने एस के धर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की और इस आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन को नकार दिया और दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा इस आयोग का विचार हेतु जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया के 3 सदस्यीय जेवीपी समिति की गठन किए, जिसमें अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपने रिपोर्ट में भाषाई आधार प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। इसलिए विकल्प डी सही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नागरिकता नेक्स्ट चैप्टर की और इसके नोट्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अच्छा, नागरिकता लिया कहाँ से गया गया है? तो नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 11 के तहत। क्या है? संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का शक्ति है और उसमें संशोधन करने का भी शक्ति है। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था। ठीक है, भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कैसे? पहला जन्म से, दूसरा वंश परंपरा से, तीसरा पंजीकरण से, चौथा देशीकरण से और 5वां अर्जित भूमि के समामेलन द्वारा। ठीक है, भारतीय नागरिकता का अंत 3 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से हो सकता है? तो 3 प्रकार से हो सकता है। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करिए तो अपने आप समाप्त हो जाएगा भारतीय नागरिकता। ठीक है, नागरिकता त्यागने का तथा सरकार द्वारा वंचित करने का। ठीक है, ये सब अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत का प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान का प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों का नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। ठीक है, और यही बात करें अनुच्छेद 8 में तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। और अनुच्छेद 9 की बात के तहत जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय जो नागरिकता है स्वतः समाप्त हो जाती है। और अगर बात करें प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्ष तक निवास करना अनिवार्य है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए मूल व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। वर्ष 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में अप्रवासी भारतीय नागरिक की संकल्पना की, जिसके अनुसार पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के मूल नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा। 10 जनवरी 2020 को नागरिक संशोधन हुआ। कब हुआ? 10 जनवरी 2020 को। ठीक है, 2019 में लागू हुआ और यह अधिनियम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। और इस अधिनियम द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को उसके पहले भारत में प्रवेश किया है। यह अधिनियम संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। यह अधिनियम बंगाल के ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों को पर भी लागू नहीं होता है। अब हम इसके प्रश्नकोश की बात करेंगे। प्रश्न स्क्रीन पर आपके। भारत के संविधान में किस भाग में हम नागरिकता की संबंधित भाग करते हैं? तो संविधान 2 में यह बोला गया है, संविधान भाग 2 में। ठीक है, और 5 से 11 तक है इसमें। भारतीय नागरिकता में संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो आपको पता है इसका आंसर 2 होगा। बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो 5 से 11 आपके ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में निम्न से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है।
ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? ऑप्शन ए राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी राज्य की एकल नागरिकता, ऑप्शन सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ऑप्शन डी भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, किसके द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती है? तो भारतीय में बैंक में कोई धन जमा करे तो नहीं पाई जा सकती। और किस द्वारा पाई जा सकती है? तो जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूमि पर सम्मिलन द्वारा। ठीक है। और ये किसके, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में यथा संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीके से प्राप्त की जा सकती है: जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंश क्रम द्वारा, रजिस्ट्रेशन द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के भारत में सम्मिलन द्वारा। मतलब भूभाग का मतलब क्या है कि जैसे कि अभी गोवा को शामिल किया गया था, ठीक है, जब उसके पहले आप वहाँ पे पुर्तगाली रहते थे, जब भारत में उसे शामिल किया गया तो वहाँ के जितने लोग थे उन्हें क्या मान लिया गया था? भारत के नागरिक मान लिया गया था। ठीक है। लेकिन भारतीय बैंक में जमा करने का ये वाणिज्य व्यवहार है, ना कि नागरिकता पाने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि भारत नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। तो किससे खो देता है? तो आपका राइट आंसर ए और फर्स्ट और सेकंड सही है, बाकी सब आपका गलत है। मतलब खुद से छोड़ दे या किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, आलोचना करने से नहीं होता है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। क्वेश्चन 2, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हों केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनमें विदेशी एक बार नागरिकता दे दी गई है तो किसी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल किया जा सकता है अगर वो देशद्रोही काम करे। ठीक है। अपने देश के प्रति प्रेम ना, निष्ठा भाव ना रखे। ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? तो ए, यह एक आवश्यक बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी। सी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। और डी, वे व्यक्ति जो प्रभुत्व पोती दूसरे देश के नागरिक किंतु उसके पिता, पितामही, माता, मातामही, ठीक है, संविधान के लागू होने से समय भारतीय नागरिक थे। तो आपका राइट आंसर सी। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशन देते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग हैं: एक आवश्यक बच्चा जिसके माता पिता में दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, दूसरा भारतीय नागरिक की विदेशी मूल्य की पत्नी अथवा भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिकों की मूल्य की पत्नी, तथा एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक हो किंतु पितामह, पितामही, मातामह, मातामही संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी समय भारतीय में नागरिक थे। एक व्यक्ति का आवश्यक बच्चा कुछ शर्तों के साथ, इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश के अन्य देशों जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करे उसे वंचित रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत संविधान अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 फर्स्ट अंतर्विष्ट किए गए हैं। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि केवल 1 इज द राइट आंसर। अब हम बात करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन की। भारतीय संविधान अनुच्छेद 371 ए से 371 आई में नागालैंड, आपका अगर नागालैंड ही बात करें तो 371 ए है, असम 371 बी, मणिपुर 371 सी, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना 371 डी, सिक्किम 371 एफ, मिजोरम 371 जी, अरुणाचल प्रदेश 371 एच और गोवा 371 आई। राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, किस देश में दोहरी नागरिकता किस विधान से? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है। राज्य स्तर पे अलग होता है और उस पे केंद्र स्तर पर यहाँ पे अलग होता है। यहाँ पे दोहरी नागरिकता है अमेरिका में। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया, आपको बता दिया गया। निम्न में से कौन से नागरिकता अर्जन के लिए शर्तों का नियत करता है? तो संसद द्वारा। कौन से द्वारा? तो संसद के लिए सक्षम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी।
और इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष होने रहेंगे? तो ऑप्शन 7 वर्ष है। पहले 10 था, बाद में इसे 7 कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से भारत के नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे है? तो आपको भी पता है किसे है, संसद को है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, मगर आप याद रखिएगा संसद है। नागरिकता संशोधन 2019 संसद में कब पारित हुआ? तो 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट वन, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो आपका राइट आंसर 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है, ये आपका पारित हुआ नागरिकता संशोधन नियम। अब हम अगला चैप्टर मूल अधिकार पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी लंबा रहेगा और इसे सिर्फ सिंगल में पढ़ेंगे। और आई होप इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।